भारत माता की। यस नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग सभी? बिल्कुल जी, आप सभी को जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण के जन्म की हार्दिक हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। चलो, बहुत अच्छे, फुल जोश उत्साह में। चलो तो आज की क्लास भगवान कृष्ण के नाम, है ना। आज हम और ज्यादा पढ़ाई करेंगे, कोई छुट्टी नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग, सब लोग अच्छे हो? यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। हाँ, सब कुछ ओके है? हम्म, अरे वाह, बहुत बढ़िया। विष्णु, विष्णु विवेक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनकम टैक्स में सिलेक्शन हो गया मुंबई। बहुत बढ़िया। मैंने पता नहीं आप लोगों को नंबर दिया है या नहीं दिया है ना। आपको एक छोटा सा बता देता हूं मैं, ठीक है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। एक मेरा नंबर है 8889555567। ठीक है, ये मेरा एक पर्सनल नंबर है और ये नंबर सिर्फ एक ही पर्पस के लिए है, जब आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि फाइनल सिलेक्शन, अगर आपका किसी भी एग्जाम का प्री निकल गया या आप एक स्टेप भी आगे बढ़ गए, तो आप इस पे मुझे उसकी जानकारी दे सकते हैं। फिर इसके बाद आप उस कभी भी मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। मतलब इसके बाद फिर मैं आपको मेरा रियल वो वाला नंबर दूंगा जिसपे आप फिर मुझसे कभी भी बात कर सकते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए है। जब भी आपका 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या कभी भी आपको जब लगे कि सर को खुशखबरी सुनानी है, सर का गाइडेंस चाहिए अब इसके आगे, क्योंकि देखिए सबसे बात करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए, लेकिन आपको मैं गाइड ना करूं ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है पहले। ठीक है, इस पे आपको जवाब, आपका जो भी मैसेज होगा वो देखा जरूर जाएगा, लेकिन जवाब या रिप्लाई उन्हीं को मिलेगा जिनका कोई सिलेक्शन होगा। आप समझें, है ना। आपकी जो भावनाएं हैं उनकी मैं कद्र करता हूं, लेकिन आप अगर मेरी तरफ आके सोचोगे तो लगभग हर दिन 1500 से 2000 व्हाट्सएप पर ही मैसेज आ जाते हैं। इंस्टाग्राम का तो इससे भी ज्यादा होता है। तो आप समझें कि सबको जवाब देना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, खासकर मेरे लिए, है ना। और मैं कभी ये नहीं करता हूं कि कोई और मेरी तरफ से जवाब दे दे, लेकिन फिर भी आ, आपके साथ जुड़े रहता हूं, टॉक सेशन करते रहता हूं, आपको क्लास में गाइड करते रहता हूं, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीजें जो है ना। तो इसीलिए मैंने इसमें एक छोटा सा, आप बोल सकते हो, फिल्टर लगा दिया है, छोटा सा एक स्टेप बना दिया कि आपका अगर कुछ भी सिलेक्शन हो जाए, है ना, एक छोटा सा भी कोई एग्जाम या कोई प्री क्वालिफाई हो जाए, आपका कोई भी रिजल्ट आ जाए जहां अभी और आगे जंग बची और आपको लगता है कि हाँ सर अब इसके आगे मुझे आपका सहयोग चाहिए, है ना, तो आप मुझे इस पे व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, सिलेक्शन की खुशखबरी दोगे तभी आपको इस पे रिप्लाई आएगा। फाइनल सिलेक्शन ना भी हो चलेगा, कुछ भी एग्जाम निकलेगा वो आप मुझे बता देना। उसके बाद मैं आपको मेरा पर्सनल वो वाला नंबर दूंगा जिस पे आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। और आपको पता शायद नहीं होगा, लेकिन मेरा पर्सनल नंबर जहां पे बच्चे मुझे कॉल करके इंफॉर्मेशन लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, वो हजारों बच्चों के पास है, क्योंकि इतने सारे बच्चे जॉब लग चुके हैं। तो कुछ भी आपका सिलेक्शन हो जाए, आप मेरा नंबर ले लेना। इस पे कॉल नहीं लगेगा, लगेगा तो लेकिन कोई भी उठाएगा नहीं, सिर्फ ये व्हाट्सएप पर ही रहेगा। और उसके बाद कॉल वाला आपको दूसरा नंबर दूंगा जिस पे आप मुझे फोन लगा सकते हो। और आप चाहें तो इस पे मेल कर सकते हो, या आप चाहें तो मुझे, ठीक है, मतलब ये तो व्हाट्सएप का हो गया, इसके अलावा मेरी पर्सनल ईमेल आईडी भी है जो आदित्य पटेल विनर्स के नाम से है। कंटिन्यू में आप लिखेंगे आदित्य पटेल विनर्स और @gmail.com। तो आप इस पे मुझे मेल कर सकते हो,
या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। दो ऑप्शन है आपको मुझ तक पहुंचने के लिए। लेकिन आप अगर हर छोटी छोटी चीजों के बारे में पूछोगे तो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, यह भी आपको समझना पड़ेगा, है ना। और एक चीज, अब आप बोलोगे सर आपको तो सबका साथ देना चाहिए, तो मैं बिल्कुल, ये जो नंबर था पहले सबके लिए था, लेकिन आपको जान के मतलब क्या कहूं मैं आपको, ऐसे ऐसे रिप्लाई मैसेज करते हैं बच्चे कि सर मेरा पीडीएफ नहीं खुल रहा है, तो सर मैं कोर्स ये वाला लूं कि इसका कोर्स खरीदूं। मतलब आप ऐसी ऐसी चीजें मुझसे पूछते हो कि जिसके कारण ये सुविधा बंद करनी पड़ी। क्योंकि 2 4 8 10 बच्चे हों तो चलो समझा भी दें, अब अगर हजारों बच्चे हैं और आपको यही नहीं पता है कि किससे क्या बात करनी है, तो फिर सुविधा का दुरुपयोग हुआ तो सुविधा बंद होनी है। तो अब हमने उसको क्या कर दिया, सिलेक्शन पर कर दिया कि इस पे केवल उसी को जवाब मिलेगा जो सिलेक्शन रिलेटेड चीजें शेयर करेगा। तो आपको कभी भी इन फ्यूचर लगता है कि सर की मदद चाहिए, तो आप इस पे मुझे व्हाट्सएप करिएगा, सिलेक्शन कुछ भी हो जाए तब, है ना, तभी तो ही आपको रिप्लाई मिलेगा, या आप इस पे मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद फिर आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हो, फिर पर्सनल नंबर दे दूंगा तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है आपको, है ना। चलिए करते हैं आज के सेशन का शुभारंभ। तो जन्माष्टमी में मैंने आपको एक गिफ्ट दे दिया है ना, मेरी तरफ से जन्माष्टमी पर आपको एक लड्डू खिला दिया है। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगली जन्माष्टमी विनर्स में मनाएंगे बस। हम्म चलिए आइए। विष्णु विवेक, अगर तुम चाहो तो आप अभी भी पर्सनल मुझे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भेज सकते हो, क्योंकि आपका नंबर किसी को नहीं दिखता है, तो आप यहां भी अपना नंबर भेज दो, बाकी फिर अपन लोग बात कर लेंगे। ठीक है। हम्म अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद चाहता हूं कि मेरा नंबर बहुत सारे बच्चों के पास हो, पर्सनल नंबर बहुत सारे बच्चों के पास हो, क्योंकि पर्सनल नंबर का मतलब है बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन। तो मैं तो चाहता हूं कि मेरा पर्सनल नंबर लाखों लोगों के पास हो। हम्म चलिए, बहुत अच्छी बात है नीरज, आ जाओ। देखो आपको एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं। 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा किसी 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेगी। मतलब हमारे पास एक बड़ा फ्लोर है, जैसे अपने घरों में जमीन होती है ना, फर्श होता है जिसको हम बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा सा फर्श है और उस पे हमें क्या करना है, उस पे हमें टाइल्स लगानी है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। हम्म, ठीक है। तुम लोगों के कमेंट्स, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स, हमारे पास जो फ्लोर है इसकी लंबाई 8 है और चौड़ाई 6 है ना। लंबाई कितनी है, 8 है, चौड़ाई 6 है। अब हमें इसमें क्या करना है, वर्गाकार यानी स्क्वायर शेप वाली टाइल्स लगानी है। तो कितनी टाइल्स लगा सकते हैं, तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सबसे पहले यह पता लगाओ कि हमारे पास कितना क्षेत्र है और एक टाइल्स उसमें कितनी जगह घेरेगी। एक का उसमें क्षेत्रफल क्या होगा उसका भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी टाइल्स की आवश्यकता हमें वहां पर है। क्या बात समझ आ रही है। तो देखो मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक छोटी सी बात समझते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले पूरे मैदान की लंबाई और चौड़ाई, और उसमें एक टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई का भाग दे देंगे। पूरे मैदान की लंबाई और चौड़ाई और उसमें एक टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई का भाग दे देंगे, तो पूरे फर्श का क्षेत्रफल, पूरे फ्लोर का क्षेत्रफल में एक टाइल कितनी जगह घेर रही है उसका भाग दे देंगे। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं भाई, मैंने कहा कि मेरे पास 100 मिठाइयां हैं, 100 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं, 100 लड्डू हैं, और एक बॉक्स में 5 लड्डू आ सकते हैं, है ना। एक बॉक्स में 5 लड्डू आ सकते हैं, तो मुझे कितने बॉक्स लगेंगे, तो आप बोलोगे 20 लगेंगे।
तो आपने क्या करा कि टोटल कितने लड्डू थे और एक बॉक्स में कितने लड्डू आ रहे हैं उससे भाग दिया, तो नंबर्स पता चल गया, बॉक्स की संख्या पता चल गई। बस वही लॉजिक हम यहां पे यूज करते हैं। तो देखिए अब समस्या क्या है कि हमारे पास डेसीमीटर भी आया है और मीटर भी आया है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। सबसे छोटी इकाई होती है मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद आता है आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद आपका आता है, सेंटीमीटर के बाद आता है डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद आता है मीटर, मीटर पूरा लिख देता हूं, मीटर के बाद आता है डेकामीटर, डेकामीटर, डेकामीटर के बाद आता है हेक्टोमीटर और हेक्टोमीटर के बाद आता है किलोमीटर। यह ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी इकाई, ये एक स्टैंडर्ड है, इकाइयां तो इससे भी छोटी हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन चलती है वो ये है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। बात समझ आ रही है? चलो अब मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि इन सब में 10-10 का डिफरेंस होता है, सब में 10-10 का डिफरेंस होता है। अब आप बोलोगे सर ये 10-10 का डिफरेंस मतलब क्या? जैसे मैं कहूंगा कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो 10 हेक्टोमीटर है ना। 1 हेक्टोमीटर में कितने आपके डेकामीटर होंगे, तो 10। ये ऐसे चलता है। तो आप सोचो अगर मुझे किलोमीटर से मीटर पे जाना है, किलोमीटर से मीटर पे जाना है, मैं कहूंगा कि भैया 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 10 का गुणा कितनी बार होगा, 3 बार। तो हम कहेंगे 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मीटर। बात समझ आ रही है? यही चीज जब उल्टा जाएंगे तो उस चीज का हम भाग देते हैं, है ना। ये बात बहुत स्पष्ट आपको समझ में आ रही होगी। तो ऐसे यहां चलता है। अब आप सोचो आपको इकाइयां सेम करनी है, जो टाइल्स है ये मीटर में है, जो फ्लोर है सॉरी वो मीटर में है, और टाइल्स आपके पास डेसीमीटर में, तो हमको इकाइयां सेम करनी है। तो मुझे बताइए कि डेसीमीटर और मीटर में कितना फर्क है, केवल 1 का गैप है, यानी 10 का फर्क है। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, 10 डेसीमीटर होंगे। तो 8 मीटर का मतलब 80 डेसीमीटर और 6 मीटर का मतलब 60 डेसीमीटर। ये पूरे फ्लोर का क्षेत्रफल हो गया। एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, तो उसकी लंबाई भी 4 है और चौड़ाई भी 4 है, क्योंकि वो वर्गाकार टाइल्स लग रही है, स्क्वायर शेप की टाइल्स लग रही है, जिसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ क्या होगी, बराबर होगी। अब मुझे ये बताओ कि 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 15 बार, तो क्या मुझे 300 टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी, हां या ना? तो आप बोलोगे हां, तो आंसर आ जाएगा 300। ऑप्शन डी इज द आंसर। पूरा बेसिक समझ में आया? ओके, थैंक यू भाई उदय। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, सब में 10-10 का डिफरेंस होता है। कभी भी बड़ी इकाई से छोटी इकाई पे आते हैं तो गुणा होता है, और छोटी इकाई से बड़ी इकाई पे जाते हैं तो हमेशा भाग देते हैं, है ना। मैं आपसे कहूंगा कि 1 हेक्टोमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, आप अब उधर जा रहे हो, बड़ी इकाई पे जा रहे हो, तो आप 10 का भाग दोगे, है ना। 1 हेक्टोमीटर में 1/10 किलोमीटर, लेकिन 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, ये ऐसा चलता है। इधर आओगे तो गुणा, उधर जाओगे तो भाग। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हां ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी परिधि 88 और 132 है के द्वारा रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सकेंद्रिक यानी कोसेंट्रिक जो होते हैं, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। एक ये हो गया, ठीक है जी, और एक और हो गया, ये हो गया, है ना। अब आपसे बोला है रिंग का क्षेत्रफल, जो अंदर वाला है, मान लीजिए इसकी जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है उसको मैं आर नाम दे दूं, और जो बाहर है इसकी त्रिज्या को मैं कैपिटल आर नाम दे दूं, और मुझे इस रिंग का क्षेत्रफल बताना है कि ये रिंग जो है इसका एरिया क्या होगा।
बात समझ रहे हो? तो आपको पता है कि अंदर वाले की परिधि है 2 पाई आर, जिसकी वैल्यू कितनी है 88 है, और जो बाहर वाला है वो है 2 पाई कैपिटल आर, जिसकी सरकमफेरेंस या परिधि कितनी है 132। इन दोनों से हमें आर मिल जाएगा, और अगर आर मिल गया तो फिर हम रिंग निकाल सकते हैं। जल्दी बताओ। हाँ। बिल्कुल आराध्या जी, ऑल द बेस्ट आपको। आईबीपीएस पीओ नहीं होगा, आरआरबी पीओ होगा आपका। ठीक है, चलो यहां पे आप क्या करोगे, 2 22/7 गुणा आर बराबर 88। तो भैया आर कितना होगा, 22 का दुगना 44, 44 का दुगना 88, 7 दूनी 14, यानी त्रिज्या कितनी आ गई 14। यहां आ जाओ, 2 22/7 गुणा आर बराबर 132, 44 का 3 गुना 7 तिया 21, यहां रेडियस कितनी आ जाएगी जी 21 आ जाएगी, है ना। तो एक त्रिज्या 14 है, एक त्रिज्या 21 है, 21 है। अब रिंग का क्षेत्रफल बताना है, तो कैसे बताएंगे, मैंने आपको बताया था, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया हटा दो तो बचा हुआ भाग आ जाएगा, रिंग आ जाएगा, जो मैंने ये लाइंस बनाई है ना। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, छोटे सर्कल का पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई निकलेगा कॉमन, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे ही फॉर्मूला बना था क्या। चलो पाई तो अभी चलो पाई रहने दो, एक हो गया 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, पाई का मतलब हो गया 22/7, हाँ या ना, है ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। एक बार दोनों जुड़ेंगे ए प्लस बी, एक बार दोनों घटेंगे, ये हो गया। अब 7 से 7 गया, 35 का 22 में मल्टीप्लाई करोगे 770 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये रिंग का क्षेत्रफल आएगा। ये जो हमें दिख रही है इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 770। ऑप्शन इज बी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलिए, क्लियर है? हम्म, बिल्कुल ठीक। चलें आगे। रितिका टेंशन मत लो, एक बार चैप्टर का रिवीजन कर लेना। जिनको भी इस चैप्टर में दिक्कत हो रही है घबराना नहीं है, आपको इस चैप्टर को 2 बार पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक बार पूरा पढ़ लो, एक बार फिर से पूरा पढ़ना, आप खुद बोलोगे कि हाँ सर अब बन रहा है। बिल्कुल चिंता मत करो। स्कूल में क्या है, या तो हमें अच्छे से पढ़ाया नहीं गया, या हमने अच्छे से पढ़ा नहीं, या स्कूल में हमें इसके बेसिक समझ में नहीं आए, तो इसलिए यहां पे आपको दिक्कत होती है। इसमें गलत कुछ नहीं है। एक बार इस चैप्टर को फिर से आप पढ़ लेना पूरा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समय जरूर जाएगा, लेकिन जब बन जाएगा ना तो आप बोलोगे कि सर इसमें कोई दम नहीं है, इस चैप्टर में सब चीजें बनती है इसकी। किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है, वृत्ताकार पाथ की आंतरिक बाहरी त्रिज्याओं का यह है, पथ की चौड़ाई क्या है। देखो क्या है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। एक ये वृत्ताकार पार्क हो गया, छोटा सा पार्क बना लिया मैंने, ये वृत्ताकार पार्क हो गया, है ना। इसके बाहर एक रास्ता बना हुआ है, कुछ उसको इस प्रकार ले लेते हैं, है ना। आपको इस रास्ते की चौड़ाई बतानी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। आप एक चीज सोचो, आपको पता है कि जो छोटा सर्कल है इसकी रेडियस स्मॉल आर हम बोल दें, और जो बड़ा वाला होगा इसकी रेडियस कैपिटल आर होगी, है ना। इसकी रेडियस क्या होगी, कैपिटल आर होगी। अगर मैं कैपिटल आर में से, ठीक है, स्मॉल आर माइनस कर दूं तो क्या रास्ते की चौड़ाई आ जाएगी। भाई बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या हटा दें तो रास्ते की चौड़ाई मिल जाएगी। यानी हमें क्या करना है कि फिर से दोनों का किसी भी प्रकार से डिफरेंस निकालना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है
है ना। दोनों की त्रिज्याओं में कितने का अंतर है, वही रास्ते की चौड़ाई है, क्योंकि एक यहां से यहां तक है, एक यहां से यहां तक है। मान लो जैसे पिछले में हुआ था कि एक त्रिज्या 21 थी, एक 14 थी, तो अंतर कितने का था, 7 का। ये 7 क्या था, ये 7 ही उसकी चौड़ाई थी, रिंग की चौड़ाई थी, है ना, पूरे तरफ। तो हम वही काम यहां करेंगे। आपसे कहा है दोनों की परिधियों का अंतर 132 है। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर का डिफरेंस कितना है, 132। दोनों की सरकमफेरेंस का डिफरेंस 132 है ना। तो चलो यहां पे 2 और पाई निकल जाएगा कॉमन, और अंदर बचेगा आर माइनस आर। तो एक आर, अच्छा ये तो हमें दोनों ही नहीं पता, बराबर में 132। तो इधर बचेगा आर माइनस आर, इधर हो जाएगा 132। देखो अभी भी हमने करा था 22 का दुगना 44 का, ये कैंसिल होगा 3 बार, 7 या 21। तो दोनों की हमें नहीं पता कि दोनों रेडियस क्या है, लेकिन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 21। वो कितना है, 21 है। ये रास्ते की चौड़ाई है, एंड दिस इज योर आंसर 21। ओके भाई। चार समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग सेंटीमीटर है से काटा गया। प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या है ना। देखो डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक वृत्ताकार, एक पहले तो वर्गाकार शीट लेते हैं, है ना। ये हो गई हमारी एक वर्गाकार शीट। एक स्क्वायर शेप का हमारे पास कागज है, और इससे हमें 4 प्लेट काटनी है ना। कुछ इस प्रकार से हम इससे 4 प्लेट्स काटेंगे, ठीक। डायग्राम बना रहा हूं मैं, देखते जाना आप। ऐसे बनेगा ये। एक स्क्वायर शेप का पेपर है, उससे हमने 4 स्क्वायर सर्कुलर प्लेट्स, वृत्ताकार प्लेट्स उससे हमने काटी, है ना। तो आपको प्रत्येक प्लेट की परिधि बतानी है, सरकमफेरेंस बतानी है। मुझे एक बात बताओ, ये जो स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, जो अपने आप में 784 है। और 784 किसका स्क्वायर होता है भैया, 28 का होता है। यानी प्रत्येक भुजा, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है, और ईच साइड इज 28। प्रत्येक भुजा कितने की हो गई, प्रत्येक भुजा 28 की हो गई। बोलो हाँ या ना, यस और नो, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां से यहां तक अगर 28 है, तो यहां से यहां तक 14 होगा, और यहां से यहां तक भी 14 होगा। यानी व्यास कितना है, डायमीटर कितना है, 14 है। और अगर व्यास 14 है, तो फिर मुझे बताना कि त्रिज्या कितनी होगी, 7 होगी। सबकी रेडियस 7 होगी, सबकी त्रिज्या 7 होगी। तो बताओ प्रत्येक प्लेट की परिधि, परिधि यानी 2 पाई आर, 222/7 इंटू आर, ठीक है जी। तो 7 से 7 गया, 44 इज द आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, आया क्या समझ में। ठीक है जी, सिंपल था। 28, 14, 7, तो 7 इसकी त्रिज्या है, तो आपको परिधि सबकी पता चल गई।
आइए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 22 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 1, द ओरिजिनल रेडियस ऑफ द सर्कल इज। किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। वृत्त की वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करनी है कि वास्तविक त्रिज्या क्या होगी। क्या करोगे भाई बताओ। ठीक है, बनेगा बनेगा, आपसे ही बनेगा। ग्रुप डी के लिए मेंसुरेशन कितना पढ़ें? इस चैप्टर में आप मान के चलिए कि लगभग 70 से 80 प्रश्न मैं इसमें कराऊंगा आपको, लगभग 140 से ज्यादा, लेकिन 70 से 80 प्रश्न ग्रुप डी, स्टेट लेवल की जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएं होती है, पटवारी की परीक्षाएं होती हैं, इसके अलावा छोटे एग्जाम्स में सब काम आ जाएगा। नहीं अनुराग, किसने बोला ऐसा अनुराग तुम्हें? चलिए आइए, किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है, वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए कंसेप्ट को समझिए, एक सर्कल ये है, ठीक है, और एक सर्कल ये है, ठीक है। अगर रेडियस हम बढ़ा देते हैं तो एरिया बढ़ेगा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, निसंदेह सही है ना। रेडियस कितनी बढ़ जाती है? 1। लेट से कि पहले उसकी रेडियस r थी तो बाद में उसकी रेडियस क्या होगी? 1 बढ़ जाएगी, है ना। पहले रेडियस कितनी थी? r, लेकिन बाद में रेडियस कितनी बढ़ गई? जितनी भी थी उससे 1 ज्यादा हो गई, तो क्षेत्रफल में 22, एरिया में 22 का डिफरेंस आ गया। यानी बड़े सर्कल और छोटे सर्कल का जो डिफरेंस है दैट इज 22, वो 22 है। तो बड़े सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई r+1 का होल स्क्वायर माइनस छोटा सर्कल, और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 22। यस और नो? बड़े सर्कल की रेडियस r+1, छोटे सर्कल की रेडियस ओनली r, है ना। दोनों का डिफरेंस 22। पाई निकला कॉमन, तो पाई तो चलो कॉमन हो गया। अब हमारे पास बचा r+1 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इक्वल में 22, हाँ या ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया? तो ये तो हो गया आपका पाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार दोनों जुड़ेंगे ए प्लस बी, और एक बार क्या होगा? दोनों घटेंगे ऐसे, और बराबर में क्या चल रहा है आपका? 22। इतनी बात सबको समझ में आई, है ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा? ये पाई का मतलब 22/7 हो जाएगा। देखो पाई का मतलब 22/7, 22 से 22 चला जाएगा तो बचेगा केवल 7। क्यों? 22/7, 22 से 22 गया तो 7 उधर चला जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2r+1, और यहां r से r चला जाएगा तो केवल 1 बचेगा, और इधर बचेगा आपका 7, है ना। इस 1 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 का गुणा होने से, तो ये आ जाएगा 2r = 6, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब 6 कहां से आया? ये 1 उधर चला गया तो 6 बचा, 2 से डिवाइड करा 3 बचा, r की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये आपका आंसर है, ऑप्शन सी। बोलो बात ठीक है? तीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़िए, चलो अब आपको जल्दी से थोड़े से डिस्कस करवा देते हैं फॉर्मूले, है ना। क्या क्या फॉर्मूले हैं? देखो ट्राइंगल हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है, जस्ट इसके पहले। ट्राइंगल का एक बड़ा ही बेसिक सा रूल है, पता है, 3 भुजाएं, क्षेत्रफल निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर परिमाप निकालना है सभी भुजाओं का योग। अब त्रिभुज 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है स्केलिन ट्राइंगल, जिसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, है ना। एक को ए नाम दे दो, एक को बी नाम दे दो, एक को सी नाम दे दो। तो देखो किसी भी त्रिभुज में अगर आपको उसका आधार और उसकी ऊंचाई पता है तो आप वहां पे क्षेत्रफल का प्रयोग कर सकते हो, है ना। कॉमन फॉर्मूला है सारे त्रिभुजों के लिए,
अगर आपको उसका आधार और उसकी ऊंचाई पता है तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। लेकिन आधार और ऊंचाई ना दिया रहे तो, जैसे मान लो मैं आपको यहां पे तीनों भुजाएं दे दूं, आपको ऊंचाई कहां पता है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। उस केस में क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। आपको याद होगा एस का मतलब इंग्लिश में होता है सेमी पेरीमीटर और हिंदी में होता है अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा, सरकम पेरीमीटर का हाफ, है ना। तो तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा करते थे, फिर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस फॉर्मूले का प्रयोग आप करते थे, है ना। और परिमाप मतलब तो सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग। ओके भाई, बिल्कुल ठीक, बात समझ गए। अगला होता है आइसोसेलिस ट्राइंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और एक भुजा अलग हो, उसको हम आइसोसेलिस ट्राइंगल बोलते हैं। जो आपके सामने यहां पर है ना। मान लीजिए दो भुजाएं ये बराबर है और एक भुजा यहां पे अलग है, तो इसके क्षेत्रफल आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। बस ये अलग बात है कि यहां पे तीनों भुजाएं अलग अलग थी, यहां पे ए दो बार है, तो आप इस फॉर्मूले में एस माइनस ए, एस माइनस ए लिख लो और एस माइनस बी लिख लो। तीनों नहीं है तो भी कोई तकलीफ नहीं है। तो हीरोस फॉर्मूले से आइसोसेलिस भी आप निकाल सकते हो, सभी में चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इसके ये भी अलग से फॉर्मूले हैं, लेकिन मेरा सजेशन है हीरोस फॉर्मूले से करना, ज्यादा अच्छे से जल्दी आंसर आ जाएगा और अलग से कुछ याद भी नहीं रखना पड़ेगा, है ना। अगला है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, कर्णी 3/4 भुजा का वर्ग, ऊंचाई क्या होती है √3/2 इंटू भुजा, और परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, हाँ ओके है, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। एक ये कर्ण होता है सबसे बड़ा, फिर ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ये हमेशा बड़ा रहेगा। समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में कर्ण हमेशा बड़ा होता है। क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार और ऊंचाई पता है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हो, और परिमाप तो आपके पास है ही, और पाइथागोरस प्रमेय जिंदाबाद। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके अलावा आप याद करिए, मैंने आपको पिछले चैप्टर में अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या समझाया था। अंतः केंद्र कौन बनाता है, कोण अर्धक। इन सेंटर आ गया, इन सेंटर कौन बनाता है, एंगल बाई सेक्टर, और उसमें आता है अंतः त्रिज्या। जब त्रिभुज के अंदर सर्कल बने तो उसकी त्रिज्या को अंतः त्रिज्या बोलते हैं, और जब त्रिभुज के बाहर वृत्त बने तो उसकी त्रिज्या को परिवृत्त और परित्रिज्या बोलते हैं, है ना। कैपिटल आर, स्मॉल आर, सब याद होगा आपको। परिकेंद्र कौन बनाता है, भुजा लंब समद्विभाजक, है ना। सरकम सेंटर कौन बनाता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। थ्योरी हमने ज्योमेट्री में पढ़ी है, तो वही चीजें यहां पर है। ये आप पहला फॉर्मूला देखिए, ये सब ज्योमेट्री में एज इट इज मैंने दिखाया था आपको। स्मॉल आर का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्ध परिमाप से भाग दे दोगे तो छोटी वाली त्रिज्या पता आपको चल जाएगी। और इसके मैंने आपको दो डायरेक्ट फॉर्मूले बताए थे कि अगर समकोण त्रिभुज में स्मॉल आर निकालना है, आधार लंब को जोड़ के कर्ण घटा के आधा कर दो। समबाहु त्रिभुज का होता है a/2√3, है ना। और ऐसे ही कैपिटल आर होता है तीनों भुजाओं का गुणा बटे में 4 गुणा क्षेत्रफल, a इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 इंटू एरिया, 4 गुणा क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज में क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज में a/2√3, और समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, कैपिटल आर निकालने के लिए कर्ण का आधा। फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्योमेट्री में आपने सब पढ़ा हुआ है, इसके पहले आपको इसलिए मैंने ज्योमेट्री पढ़ाया था। ठीक, चलिए अब आते हैं प्रश्नों पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसको जल्दी से। बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, याद हो गए हैं तो बढ़िया है, फायदा अपना ही है। कुछ भी करोगे फायदा आपका है, कुछ नहीं करोगे नुकसान आपका ही है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए कभी ऐसे मत सोचो कि आप कुछ करके अपने ऊपर एहसान कर रहे हो, है ना। वास्तव में आप अपने ऊपर एहसान ही कर रहे हो पढ़ के, नहीं करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। पटवारी आराम से कवर हो जाएगा यार, पटवारी के जैसे 4 परीक्षाएं कवर हो जाएंगी, चिंता मत करो। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींचा गया, त्रिभुज वृत्त के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
देखो भैया डायग्राम बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर हमें बनाना है एक वृत्त। इसके अंदर क्या बनाना है? एक वृत्त बनाना है। ये हमने एक वृत्त बना दिया कुछ इस प्रकार का। अब ये क्या बोल रहे हैं आपको पता है? ये आपसे बोल रहे हैं कि हमें बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बताओ। ये जो भाग देख रहे हो, ठीक है, ये भाग आपको बताना है। समझे बात को? देख रहे हो विनोद क्या पूछा है प्रश्न पूछने वाले ने? ये जो भाग है ये आपसे पूछा गया है ना? अब आपको क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमें शेष यानी रिमेनिंग एरिया पता चलेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ये हल कर लोगे आंसर आ जाएगा। बोलो बात ठीक है? हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद है। हैप्पी बर्थडे प्रियंका शर्मा जी आपको। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको प्रत्येक भुजा, इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 है, यह प्रश्न में दिया हुआ है, तो हमारा काम इससे तो बन जाएगा √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर। लेकिन यहां पे पाई आर पता है क्या आपको? इस वृत्त की त्रिज्या पता है? नहीं पता है, ये निकालना है। ये कौन सी त्रिज्या हुई? अंतः वृत्त की त्रिज्या हुई है ना, इन रेडियस हुई। और अंतः वृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज में क्या होती है? भुजा अपॉन में 2√3, साइड अपॉन 2√3। भुजा कितनी है? 8, और ये हो गया आपका 2√3, 2 से कैंसिल होगा 4 बार, तो 4/√3। ये आपकी अंतः त्रिज्या आ गई, इन रेडियस आ गई, है ना। इसको रखेंगे यहां तो 4/√3 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये 64 होगा, 4 का भाग देंगे 16 बन जाएगा, तो ये बनेगा 16√3। और ये आपका क्या हो जाएगा? पाई यानी 22/7। ठीक है, 22/7, 4 का वर्ग 16 और √3 कितना हो जाएगा? 3। ये हो गया आपका। अब इसको आपको पूरा हल करना ही पड़ेगा, तो 16 गुणा 1.732 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पे कुछ काटा पीटी होनी नहीं है कि होनी है? 7 से और 3 से कुछ नहीं कटने वाला, तो यहां पे आपको 21 लेना पड़ेगा। 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, 352/21। ठीक है, 22/7, 4/√3, 4 का वर्ग 16, √3 का 3। अब आपको इसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन यहां पे नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। इनका गुणा करना, काटापीटी करना, पूरा दशमलव में जाएगा। इसका आंसर 10.95 आता है। यह आंसर मुझे रट चुका है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं यह आंसर आएगा। मेन आप कंसेप्ट समझ गए होंगे, करना क्या है आपको। ठीक है, सभी विनोदों को समझ में आ गया? हम्म 10.95 ओके है, कोनो दिक्कत? चलिए भैया अगला सवाल। किसी त्रिभुज की भुजाएं 30, 72, 78 हैं। 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? एक 30 है, एक 72 है, एक 78 है ना। आप एक बार जरा यहां पे ट्राई करके देखो कि क्या यहां पे कुछ लग रहा है। जैसे सब में 3 का भाग जा सकता है, ये 3 से 10 बार चला जाएगा, ये 3 से कितनी बार चला जाएगा आपका? 24 तिया 72, और ये 3 से क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 छंग 18, है ना। क्या ये और कैंसिल हो सकता है क्या? ये सब 6 से भी तो कट सकते थे। 6 पंजे 30,
12 छंग 72 और 13 छंग 78। और आपको पता है कि 5 12 13 तो सर ट्रिपलेट है, हाँ या ना। अगर इन सब में मैं 6 का भाग दे रहा हूं तो मुझे ये मिल रहा है। और ये किससे बना है? ये 5 12 13 का ही ट्रिपलेट है, जिसको 6 से गुणा करके 30 72 और 78 बनाया है। ट्रिपलेट बड़ी काम की चीज है, ठीक है। तो 5 12 13 एक ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट हमेशा किसमें लगती है? ट्रिपलेट हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है ना। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज होगा। 72 मीटर भुजा पर, मतलब 72 मीटर भुजा नीचे आएगी, इस पे डाला गया लंब बताना है, और कर्ण ऑलवेज बड़ा होता है तो लंब 30 ही होगा। समझ में आ रही बात? देखो समकोण त्रिभुज है ये पता चल गया, कर्ण हाइपोथेनियस हमेशा बड़ा होता है तो ये आपका कर्ण बन गया। अब बचा 30 और 72। तो बोल रहा है 72 मीटर भुजा पे लंब डालो, इसका मतलब 72 नीचे रखना पड़ेगा, और इस पे अगर लंब डालेंगे, शीर्ष लंब डालेंगे, एल्टीट्यूड डालेंगे, तो वो ऐसे ही तो बनेगा। तो 72 मीटर भुजा पे शीर्ष लंब क्या होगा? 30 ही होगा। ये आपका आंसर है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना था, सी आपका आंसर है 30। आया समझ में? अच्छा, मजा तो तब आता है जब कई लोग को पता ही नहीं कि विनोद का मतलब क्या होता है। देखो आज से 2 साल पहले यूट्यूब पे एक ये विनोद वायरल हुआ था, लेकिन ये विनोद अलग है। और आज के समय में जो विनोद चल रहा है वो ये वाला विनोद चल रहा है ना। तो आपको दोनों विनोद में फर्क पता होना चाहिए, ये विनोद अलग है, दूसरा विनोद अलग है। किसी दिन इस पे एक अलग से सेशन रखेंगे अपन, ठीक। आंसर इज 30। अगला सवाल, किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये हो गया अपना एक सर्कल, त्रिज्य खंड यानी सेक्टर, और सेक्टर कैसे बनता है आप भली भांति जानते हैं। ये हो गया आपका केंद्र, ये अलग है, ये अलग है ना। और यहां पे कितने अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है भैया, 60 अंश का कोण बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है। वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है ना, पूरा सर्कल जो है वो 11 सेंटीमीटर का है। हम्म। कई लोग को पता ही नहीं है ना। एंजल प्रिया भी है, हाँ, वो तो हमेशा ट्रेंडिंग रहेगी। एक बच्चा लिख रहा है, देख रहा है ना विनोद तुम्हारे बारे में कितनी बात हो रही है। हाँ, ठीक है ठीक है। देखो आपको यहां पे क्या बोला है, इसकी जो परिधि है वो कितनी है? 11 सेंटीमीटर है, और एक केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। यानी मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूं, मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, है ना। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो जितना भी थीटा है बटे में 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। तो मुझे थीटा तो पता है कि 60 डिग्री है, पाई का मतलब पता है कि 22/7 है, लेकिन आर का क्या करें? आर तो पता ही नहीं है। तो पहले निकालो आर, है ना, पहले निकालो त्रिज्या। तो आपसे बोला है वृत्त की परिधि 11 है, तो 2 पाई आर की वैल्यू 11 है, तो 22/7 इंटू आर इक्वल में 11, है ना। तो 11 से कैंसिल हुआ 2 बार, ये हो गया 4, 7 ऊपर, 7 ऊपर 4 नीचे, ये आ गई आपकी त्रिज्या यानी रेडियस। ओके है भाई। अब आर का स्क्वायर लगा दो, तो 7/4 का वर्ग कर दोगे आप, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 7 का वर्ग और 4 का वर्ग, हाँ या ना, 49 और 16। अब इसको सॉल्व करना है, ये हो गया आपका 1/6, ठीक है। और क्या कर सकते हो? 7 से ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा। और क्या कर सकते हो? 2 से 8 बार और 2 से 11 बार, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11 × 7 और नीचे 6 × 8, 48 से भाग दिया एक बार, 48 एकम 48, और आपके पास बच जाएगा कितना? 4 3 7 यानी 29/48। ये आपका आंसर है, 129/48 स्क्वायर सेंटीमीटर, आंसर ए। हम्म।
कुछ लोग कंटिन्यू पूछ रहे हैं सर, हमें तो सब छोड़ो, आप तो ये बताओ ये विनोद कौन है। अच्छा, विनोद ओझा बोल रहा है सर जरूर सेशन रखो, सबने बहुत परेशान कर दिया है। बताओ, समझ में आया? आपको आर पता चली, लेकिन मुझे इस येलो त्रिज्य खंड सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना है, तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर, आर कहां से आया? यहां से 7 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर काटापीटी करी, ये आपका आंसर आएगा 28। देखो कल भी तार मोड़ा था, आज फिर तार मोड़ेंगे। हम्म। अभियांश बोल रहा है सर हमें पता है, हमारे पड़ोस में ही रहता है विनोद। कोई बोल रहा है भूत है। देखो, किसी तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हमने एक वायर से, और उसका क्षेत्रफल इतना है। अगर उसको सर्कल बनाए तो सर्कल का क्षेत्रफल कितना होगा? हमारे पास एक तार है, इस प्रकार का एक तार है भैया, है ना। इस तार को हमने क्या करा? इस तार से हमने पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, यानी हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। फिर इसी तार से हमें क्या करना है? इसी तार को मोड़कर एक सर्कल बनाना है। बात समझ रहे हो? है ना। तार से ही हमें क्या करना है? एक सर्कल बनाना है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो बात समझो, इस तार से इसकी तार की लंबाई पता करना जरूरी है। लंबाई यहां से पता चलेगी, तीनों भुजाएं बराबर है, यानी इस तार की जो लंबाई होगी वो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होगी, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, जो अपने आप में 121 √3 के बराबर है। √3 से √3 गया, ए स्क्वायर बराबर 121/4, ठीक है। और 121/4 किसका वर्ग होता है? 11/2 का। तो आपको पता चल गया कि एक भुजा कितनी है? 11/2 है। ओके है यहां तक सब कुछ? गिरा क्षेत्रफल 121 √3 है। और अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, चार नीचे क्यों जाएगा? सॉरी, चार नीचे काहे जाएगा, यहां जाएगा ना। तो ये आपका क्या हो गया? 11 × 2, यानी प्रत्येक भुजा 22 आ जाएगी। 11 का वर्ग, 2 का वर्ग 22, 11 × 2 = 22। एक भुजा अगर 22 है तो तीनों भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 66, 66। यानी इस तार की लंबाई कितनी है? 66। तो इससे जो सर्कल बनाया, इसकी परिधि भी कितनी होगी? 66 होगी। इससे आर निकालिए, 2, 22 7 आर 66। 22 से 3 बार 7 या 21 का आधा 10.5 या 21/2, ये आ गई आपकी त्रिज्या। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर, यानी 21 × 21 डिवाइडेड बाई 2 × 2, है ना। इसको कर लेंगे सॉल्व, तो इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, है ना। बाकी आप फिर 7 से इसको और उड़ा दो, तो ये हो जाएगा 21 का 63, 63 का मतलब हो जाएगा आपका 693, और नीचे 2 का भाग देंगे, 2 तिया 2 चौक 8, 2 × 6 12, है ना, और 2 पंजे 10। 346.5 शायद आंसर आ रहा होगा, 346.5, ऑप्शन सी। हम्म। अरे मुझे दोनों विनोद पता है, मुझे क्यों बता रहे हो? ठीक है, तुम्हारे कमेंट किसी और को दिख नहीं रहा है। हाँ। आया समझ में? तार की लंबाई 66, 2 पाई आर 66, आर की वैल्यू 21, आर की वैल्यू इतनी, पाई आर स्क्वायर सॉल्व करा, 693/2, 346.5। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर।
हम्म। अच्छा, आज आपको पता है ना, आज रात 8:30, आज 8 बजे रात को आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन सरप्राइज है। आज रात 8 बजे आप लोगों को यूट्यूब पर पधारना है। आप लोगों के लिए जबरदस्त चीज प्लान करी है। ठीक है, तो आप भी आओ, सब घर वालों को लेकर आओ, सब लोगों को बताओ। और आज जो बताने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज, उसमें आपको बड़ा ही आनंद आएगा, मजा आएगा, है ना। इस मतलब आज हो गया क्या, आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 8 बजे हम एक बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। और संडे भी एक और अद्भुत चीज हो रही है। संडे को भी रात 8 बजे एक और नया कुछ हम करने जा रहे हैं, तो वो आपको संडे बताएंगे। और आज रात 8 बजे भी आपको आना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हम्म। चलो मैं लास्ट में बता दूंगा, कई लोग बहुत विनोद विनोद कर रहे हैं, मैं लास्ट में बता दूंगा दोनों विनोद की कहानी क्या है, आखिरी में, है ना, 1 मिनट में। तब तक मन लगाओ, कोई ऑफर नहीं आएगा, कुछ नहीं है। कभी मेगा सेशन रखिए। मेगा सेशन क्या होता है विकास? चलो भाई, करें, समझें। यस। चलो, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक समझाऊं। इसकी मैंने आपको ज्योमेट्री में ट्रिक बताई थी, याद करो। सेम क्वेश्चन की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। मैंने कहा था 3D+2πr यूज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 3 सर्कल हैं तो 4 सर्कल होते, अगर 4 ऐसे वृत्त होते और उनको रबर बैंड से बांधते, तो आपका फॉर्मूला बनता 4D+2πr। अगर 2 सर्कल होते और उनको रबर बैंड से बांधते, तो फॉर्मूला होता 2D+2πr। मतलब जितने सर्कल उतने डी। डी मतलब डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, है ना। तो अब देखो यहां पे, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से। रबर की लंबाई आपको बतानी है, क्या होगी, कैसे निकालेंगे। देखो, पहले आपको मैं हल्का फुल्का समझाता हूं कि आखिर ये बना कैसे होगा, है ना। अगर आप वो थोड़ा सा समझोगे तो आपको मजा भी आएगा। जैसे मैं यहां पे, चलो अपने मन से ही बना लेता हूं। एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया, और तीसरा सर्कल ये हो गया। और इन तीनों को हमें एक रबर बैंड से बांधना है। तो वो रबर बैंड कुछ इस प्रकार से वर्क करेगा। ठीक है, ये एक रबर बैंड से मैंने बांध दिया। अब अगला मुद्दा ये उठता है कि सर ये क्यों ऐसा बना होगा, इसके पीछे क्या कारण होगा, है ना। इसको जरा हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर आप एक बात समझिए, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, और ये इसका केंद्र है ना। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक, ठीक है। ये बात समझना। सोचो, ये त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या होगी। अगर ये आर है, तो ये भी आर होगी, है ना। इसका मतलब यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो गई, 2r। ठीक इसी प्रकार ये आर और ये आर, ये भी आर है और ये भी आर है। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई भैया, ये भी हो गई आपकी 2r, हाँ या ना। फिर ये भी आर है और ये भी आर है। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई, 2r। बोलो हाँ या ना, है ना। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं वो यहां दिखाता हूं। यहां से यहां तक की लंबाई 2r, यहां से यहां तक की लंबाई 2r,
और यहां से यहां तक की लंबाई 2r। बोलो हाँ या ना। ठीक है, 3 सर्कल है तो ये तीनों आ गए। अब अगला आपका मुद्दा है कि सर इनका क्या करना है। देखो ये है एक हिस्सा, ये है एक हिस्सा और ये है एक हिस्सा। ये जो हिस्सा बचेगा, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है और तीसरा हिस्सा ये है। अगर इन तीनों हिस्से को हम मिला देंगे तो ये अपने आप में एक सर्कल बन जाएगा। समझ में आ रही है बात, है ना। ये अपने आप में क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो मुझे बताओ, 1 2 3, इन तीनों हिस्से को मिलाया तो एक सर्कल बना। और इस वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। और 2r 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 मतलब कितने आर हो गए, 6r, है ना। 6 बार त्रिज्या, है ना। अब हमें पता है कि व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। 2r का मतलब 1d, 2 त्रिज्या का मतलब एक व्यास। तो अगर हमारे पास 6 त्रिज्याएं हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, 3d। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, 2πr प्लस 3d। ये आ गया। अब अगर 4 सर्कल होंगे, ये 2πr तो हमेशा रहेगा, क्योंकि जितने भी सर्कल आप काटोगे, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, है ना। 1 2 3 और 4, जब इन चारों को मैं मिलाने जाऊंगा तो देखो क्या होगा। ये ऐसे बनेगा। ठीक है भाई। अब आपको पता है कि यहां से यहां तक 2r, यहां से यहां तक भी 2r, है ना। फिर यहां से यहां तक 2r और यहां से यहां तक 2r। तो टोटल कितने आर, टोटल 8r। और 8r का मतलब क्या होगा, 4d, है ना। अच्छा, फिर मुझे बताओ कि आपको यह दिखाई दे रहा है क्या, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा। जब ये चारों हिस्से जुड़ेंगे तो फिर से ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो 2πr प्लस 4d, ये फॉर्मूला बन गया। बताओ, बात समझ में आई कैसे बनते हैं फॉर्मूले। आएगा रितिका, जल्दी आएगा, बताएंगे उसका। बोलिए, बात समझ में आ रही है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया, कुछ नहीं करना है। अब आते हैं इस पे कि इस पूरी रबर बैंड की लंबाई क्या होगी, 3 सर्कल हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। 10 सेंटीमीटर व्यास है, यानी व्यास कितना है, 10 है। तो 10 का 3 में गुणा कर दिया, 30। ठीक, 2 हो गया, पाई को पाई रहने दो। और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 5। तो ये आ गया 30 प्लस 10 पाई, ये रबर बैंड की लंबाई हो जाएगी। 30 प्लस 10 पाई, ऑप्शन बी। 2 सर्कल होंगे तो 2d, है ना। मैंने पहले ही लिख के भी बताया था, 2d प्लस 2πr। 3 है तो 3d, 4 है तो 4d, 5 है तो 5d। और आप सबको बना के देखना, समझ में आएगा। 30 प्लस 10 पाई। ठीक है, बांध दोगे रबर अब। किसी त्रिभुज का परिमाप 40, क्षेत्रफल 60 है, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर हो, तब सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए। त्रिभुज का परिमाप 40 है, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर 40 है। और क्षेत्रफल 60 है, क्षेत्रफल का मतलब होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, जो क्या है, 60 है। सबसे लंबी भुजा 17 है, सबसे लंबी भुजा 17 है, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 17 और 40, यानी बची हुई दो भुजाओं का योग कितना आएगा, 23। क्या ये बात समझ में आई। तीनों भुजाएं 40 है, एक 17 है, तो बची हुई दो 23। और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है, 60 है। अगर इसको मैं यहां ले जाऊं तो बची हुई जो दो भुजाएं हैं वो 120 के बराबर होंगी। अब यहां पे अपनी चलेगी चक्री। हमारी चक्री ये बोलती है कि क्या ये एक समकोण त्रिभुज हो सकता है। क्यों हो सकता है, सबसे बड़ी भुजा, कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है ना। तो अगर कर्ण सबसे बड़ा होता है तो क्या ये 17 हो सकता है। तो आपको पता है कि सर 8 15 17 तो ट्रिपलेट होता है।
अगर यहां 17 आया है तो क्या यहां 8 और 15 आ सकता है? क्यों? क्योंकि 8 और 15 को जोड़ेंगे तो 23 आएगा, और 8 और 15 को गुणा करेंगे तो 120 आएगा। देखो, 23 भी चाहिए और 120 भी चाहिए। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी? 8। ये आपका आंसर है। सी इज द राइट आंसर। 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ट्रिग्नोमेट्री आपके पास है, उसमें ट्रिपलेट मैंने पूरा पढ़ाया है, आप उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। ट्रिपलेट का बड़ा ही महत्व है शास्त्रों में। हम्म। कामिनी, एक सर्कल होगा तो सिर्फ 2 पाई r होगा, डी क्यों आएगा वहां? ठीक है। C17 इसलिए लिया, सी तो हमारा नाम है, आप समझो सी यानी कर्ण, सबसे बड़ी भुजा। उन्होंने बोला सबसे बड़ी भुजा 17 है, तो सबसे बड़ी भुजा हमने कर्ण ले ली। चलिए इसको और कर लेते हैं, आज का अंतिम सवाल, फिर आपको बताएंगे विनोद की कहानी और उसके बाद छुट्टी। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करिए। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी ईच साइड कितनी है, उसका परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 है। देखो, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यानी परिमाप होगा 3 × a। ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, और इसका एरिया होगा √3/4 × a²। हाँ या ना? है ना? तो इन्होंने बोला कि परिमाप क्षेत्रफल का √3 है। अगर क्षेत्रफल का √3 कर दें तो वो परिमाप के बराबर होगा। तो बात समझना, 3 × a, 3 × a बटे में 4। आप बोलोगे सर ये सब क्या हो गया? ये सेम है, √3 हो जाएगा, 4 4 है, और a² को ऐसे लिख दिया ताकि आपको मैं काट के दिखा सकूं। ये गया, इधर बचा ओनली a, इधर गया 4। तो आपको पता चल गया कि प्रत्येक भुजा, ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 4। आया? ठीक है भैया। चलो, आपको ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ये आप सभी को करके आना ही है ना? इसके अलावा आपको मैं एक बात फिर से बता रहा हूं, आज रात 8 बजे आप सबको आना है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत काम की चीज हमने सोची है। तो रात 8 बजे आज आप सब लोग लाइव आएंगे, अपने घर वालों को भी लाइव रखना, सबको जोड़ना है ना, सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना। दूसरा, मैंने आपको आज एक मेरा नंबर दिया है, जो लोग लेट आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपका कभी भी सिलेक्शन होता है आपको मुझे इन्फॉर्म करना है। तो ओनली फॉर सिलेक्शन, और फाइनल सिलेक्शन नहीं, प्री कुछ भी छोटा मोटा एग्जाम निकल जाए, एक फेज निकल जाए, और आप मेरा मार्गदर्शन चाहते हैं, आप मेरा हेल्प चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मैं मेरा पर्सनल वो वाला नंबर दूंगा जिसपे आप फिर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। तीसरा, ईमेल आईडी मैंने बताई, आदित्य पटेल विनर्स। और चौथा, इसके अलावा हाँ, कल हमारी क्लास रहेगी, कल है शनिवार, लेकिन कल क्लास फिर से रहेगी क्योंकि छुट्टियां कवर भी करनी है ना? तो कल अपनी क्लास रहेगी, कल आप सभी को आना है। ओके जी? हाँ, और इसके अलावा रोज रात को 8:30 बजे मैं रेलवे के आए हुए एक प्रश्न करा रहा हूं। भले आपका टारगेट वो ना हो, लेकिन आपको उस क्लास को इसलिए अटेंड करना चाहिए क्योंकि उससे आपका पूरा मैथ्स का रिवीजन होगा और आपका रोज एक टेस्ट होगा। तो उस क्लास को भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए, है ना? ये भी यूट्यूब पर होती है, क्योंकि लेटेस्ट जो आजकल प्रश्न आ रहे हैं वो आपको सॉल्व करना है, और आज से उनकी संख्या भी बढ़ रही है। कल तक मैं 30 प्रश्न करा रहा था, आज से 40 से भी ज्यादा प्रश्न कराऊंगा, तो इसमें भी आपको आना है ना? हाँ, विनोद भी आएगा इस क्लास में, दोनों विनोद को हमने बुलाया है, ये वाला विनोद भी आएगा और ये वाला विनोद भी आएगा, तो दोनों आएंगे, आप भी आ जाना, है ना? ये विनोद की कहानी क्या थी? ये वाला जो विनोद है, कोई बंदा था जो सभी के कमेंट में जाके बस खुद का नाम लिखता था, बस विनोद विनोद लिखता था। तो फिर किसी यूट्यूबर ने इस पे वीडियो बनाया, ये वायरल हो गया। और ये वाला विनोद पंचायती राज वाला, पंचायती राज एक वेब सीरीज आई थी,
तो उसमें एक डायलॉग था, देख रहा है ना विनोद, वो अपना इधर तंबाकू घीस रहा होता है, उसके सामने एक व्यक्ति बैठा होता है, वो आपने फोटो देखी होगी, ये वो विनोद है। बस इतनी सी कहानी और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा आपको समझना भी नहीं है। ठीक है, चलिए सेशन यही समाप्त करते हैं। कल अपनी मुलाकात वापस अपने समय पर होती है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।